हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भाई इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मनमोहित सर आ चुके हैं और भाई आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए एक नजर डालते हैं, क्योंकि टॉपिक आपको दिखाई दे चुका होगा। तो आज बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की। तो भाई सबसे पहले मुहावरों का जिक्र करेंगे, उसके बाद लोकोक्तियों पर जाएंगे और इस तरीके से, क्योंकि भाई जो टॉपिक है ना एग्जाम के अंदर, भाई जाहिर सी बात है मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो भैया कौन कौन से मुहावरे जो है आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और इन मुहावरों को अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी के मुंह से हमने सुनी हुई बातों को जब कोई बोलता है ना, लोकोक्तियों के माध्यम से, है ना, कहते हैं कि भाई ये कहावत है, तो लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। तो आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आखिर मुहावरे क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं और किस प्रकार से हम लोग इनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, दैनिक जीवन में उनका इस तरीके से बिहेव होता है, इस तरीके से वार्तालाप होता है कि वो इन लोकोक्तियों का, इन मुहावरों का इस्तेमाल करके वो अपनी वाक्पटुता को, है ना, बढ़ाने का प्रयास करते हैं और वो ये दर्शाते हैं कि वो कितने उच्च कोटि के वक्ता हैं, या फिर इन मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपनी जो बोलने की जो क्षमता है उसको, है ना, बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इन मुहावरों के बारे में। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कैसे। तो भाषा को समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु तो मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि भाई इनका उपयोग कर कर वो अपनी इंपॉर्टेंस सामने वाले की नजरों में बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब मुहावरा क्या है, तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना या फिर आदी होना, किसी का अभ्यास होना या फिर आदी होना। और इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में एक स्वयं मुहावरा है, क्योंकि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। यानी कि ये मुहावरा जो है वो अपने, ये शॉर्ट में होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये अपने अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट कर देता है ना। तो वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है। अगर हम बात करें, है ना, इसको एक लाइन में बताने का प्रयत्न करें तो आप कह सकते हो कि भैया मुहावरा जो है वो संक्षिप्त होता है और इसे इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। क्लियर। तो मुहावरा क्या है, वाक्यांश को कहा जाता है। मुहावरा क्या होता है, संक्षिप्त होता है, लेकिन इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे शर्मिंदा होना, बहती गंगा में हाथ धोना। आओ, है ना, अच्छा तुमने भी देख बहती गंगा में हाथ धो लिए, है ना, यार बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग जब किसी के मुंह से सुनते हैं, है ना, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, हम लोगों को पता होता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि मुहावरा का क्या अर्थ है ना, कैसे प्रयोग करी जाए। अक्सर हम लोग चाहे अनचाहे, है ना, इनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर, कि भाई किस प्रकार से मुहावरों को, ज्यादा से ज्यादा मुहावरों को अगर आप, है ना, अपनी दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो तो भाई लोग आपको सुनेंगे भी और भाई आपकी बात को समझेंगे भी, है ना, आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। क्लियर। अब जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर, काठ का उल्लू। काठ किसको बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं। अब हम लकड़ी का उल्लू तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन इसके अर्थ निकलता है कि जो उल्लू, यानी कि जो मूर्ख काट का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारे किस काम का, है ना, उसमें सजीवता तो है ही नहीं। और इस प्रकार हम इसका अर्थ निकालते हैं महामूर्ख से। काट का उल्लू मतलब महामूर्ख से। क्लियर। और इन्हीं चीजों को आगे और बढ़िया तरीके से डिफाइन करेंगे। आइए जानते हैं। अंधों में काना राजा सुना होगा। अंधों में काना राजा सुना है, तो इसका अर्थ है भाई मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी बुद्धिमान समझा जाता है, या फिर मूर्खों में थोड़ा सा समझदार व्यक्ति या गुणहीन में थोड़े गुण वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अब मान के चलो पूरे गांव के अंदर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा और एक व्यक्ति ने 5वीं क्लास पास कर ली, तो 5वीं क्लास पास करने वाला व्यक्ति क्या होता है, अंधों में काना राजा होता है। यानी कि वो बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं है, 5वीं क्लास पास है, तो जाहिर सी बात है उन सब लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाएगा। उसी को कहते हैं मूर्खों, अंधों में काना राजा। ठीक है। अब इसको बोलेंगे जैसे अनपढ़ लोगों के बीच में विद्वता प्रदर्शित कर अंधों में काना राजा बने रहना,
है ना। अनपढ़ों के गांव में पप्पू बस 10वीं तक पढ़ा था और इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। या फिर 5वीं तक पढ़ा था, 7वीं तक पढ़ा था, 8वीं तक पढ़ा था, है ना, 10वीं तक पढ़ा था। तो भाई अनपढ़ तो अनपढ़ होता है, उनको किसी बात का ज्ञान ही नहीं होता है। और वहीं पर कोई 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास पास कर ले तो उसे कहते हैं अंधों में काना राजा, है ना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, अब इसका क्या अर्थ होता है? मान सम्मान को नष्ट कर देना, या फिर गरिमा नष्ट करना, या प्रतिष्ठा या सम्मान को नष्ट कर देना। कहते हैं यार तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, है ना। यार तुम्हारे पिताजी तो बड़े शरीफ आदमी है ना, लेकिन यार, है ना, तुमने एक ऐसा काम किया है जिससे भाई उनकी छवि धूमिल हो गई, यानी उनकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल गई, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना या फिर आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज, इसी को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब एक पहलवान आप सोचो, पहलवान वर्जिश करता है, कसरत करता है, और वो उसकी एक हैवी डाइट होती है। हैवी डाइट होती है यानी कि उसको फल फ्रूट से लेके काजू बादाम चौरा, यानी कि उसको डाइट लेनी होती है। प्रॉपर डाइट अगर जो उसकी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ना, उसकी बॉडी नहीं बनेगी। और आप उसको क्या कर रहे हो, है ना, आधा कप आपने उसको दूध दे दिया या फिर आपने एक रोटी खिला दी, तो इसको यही बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कि उसकी आवश्यकता अधिक है लेकिन आप उसको बहुत कम दे रहे हो, है ना। इसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। उदाहरण प्रयोग में लिखा हुआ है, देखो, राजू के पास 2 मुट्ठी चने हैं, है ना, क्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है? इस प्रकार से, है ना। अगला है भाई उल्टी गंगा बहना, यानी परंपरा के विपरीत काम करना है, प्रतिकूल कार्य करना। यानी इस मुहावरे के उदाहरण जाने, वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? तो पहले भारत देश में अनेक प्रकार की संस्कृति थी, पर आज वो सब मानो गायब हो गई है, मानो उसे उल्टी गंगा बह रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आपको पता है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, है ना। और भाई बाहर के लोग यानी कि विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, संस्कृत का पाठ कर रहे हैं, लंबी लंबी चोटी रख रहे हैं, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपनी शादियां कर रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, अपनी संस्कृति। तो ये तो क्या हो रहा है? उल्टी गंगा बह रही है। हम तो उधर जा रहे हैं और वो बेचारे इधर आ रहे हैं, है ना। इसको उल्टी गंगा कहते हैं। क्लियर? आप एक व्यक्ति जैसे मानो चोर हो, अब चोर को तो जाहिर सी बात है ना, चोरी करने से मतलब है, लेकिन वही चोर अगर किसी मंदिर के अंदर, है ना, अच्छा खासा दान दे देता है तो क्या होता है? क्या होता है? अरे भैया ये तो उल्टी गंगा बह रही है, ये तो सब सामान चुराता है और ये आज तो ये बहुत बड़ा दानी बन गया, तो उल्टी गंगा बह गई। और आगे देखते हैं, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु से अधिक चाहने वाले। क्लियर है? किसी एक चीज को पाने या उसकी मांग करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होना। यानी इस मुहावरे को कैसे आप प्रयोग करोगे? तो प्रिया जहां कंप्यूटर सीखने जाती है, अब जहां कंप्यूटर सीखने जाती है वहां पर एक ही कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन सीखने वाले क्या है? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, है ना, 50 हैं। अब सोचो इसका मतलब क्या है? एक अनार 100 बीमार, है ना, कि वस्तु तो एक है लेकिन उसका प्रयोग करने वाले बहुतायत है। आइए फटाफट फटाफट जानते हैं, आंख का तारा होना है, बहुत ज्यादा प्रिय होना है, किसी का अति प्रिय होना। माँ बाप, है ना, की नजर में बच्चे क्या होते हैं? बच्चे उनकी आंख के तारे होते हैं, है ना। तो सुमित अपनी मां का बड़ा लाडला है, आंख का तारा है। आंख का तारा मतलब बहुत अधिक प्रिय होना। अगला है कंगाली में आटा गीला, यानी कमी में और कमी होना, या फिर संकट में और संकट का आ जाना। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे? तो पवन की पहले नौकरी छूट गई, उसके बाद उसके पिता का देहांत हो गया और उसके लिए कंगाली में आटा गीले होने जैसा। यानी तो एक तो मुसीबत थी और ऊपर से एक और मुसीबत आन पड़ी। क्लियर? या फिर अगला, वह तो पहले ही गरीबी से जूझ रहा था, अब उसकी नौकरी भी छूट गई। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। यानी कि एक तो विपत्ति है और भाई ऊपर से एक और विपत्ति का आ जाना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। आगे बढ़ते हैं, काट का उल्लू होना। अभी हमने इसको बताया आपको, कान पर जू ना रेंगना। इसका अर्थ क्या है? भाई कोई असर, कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, या फिर दूसरे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना, यानी कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, है ना, सुना अनसुना कर देना। अब इसको उदाहरण में कैसे, वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे उदाहरण के रूप में? तो उसे कितना भी समझाया जाए पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती। अब जू का मतलब ये नहीं बालों के अंदर जो जू होती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भैया कितना ही समझा लो, कितना ही चीख लो, कितना ही चिल्ला लो, लेकिन भाई इसके कान पे जू नहीं रेंगती। अक्सर हमारे माँ बाप, है ना, डांटते फटकारे वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि भाई इस पर कोई प्रभाव नहीं, इसे मार लो, पीट लो, डांट लो, फटकार लो, जैसा मर्जी बोल लो, भैया कान पे जू नहीं रेंगती इसकी।
या फिर प्रिया को लोग उसके कारनामों के चलते कई बार अपशब्द कहते हैं मगर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। सिंपल सी चीज है ना। हाथी क्या होता है, मदमस्त चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भैया जैसे चलना है चलेगा। जो सफल व्यक्ति होंगे या जो सफलता के प्रति यानी कि जिनको लक्ष्य दिख गया होगा तो भैया वो तो अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहेंगे, दुनिया चाहे जो मर्जी बोलती रहे। तो कान पे जू न रेंगना, है ना, इसका एक सही अर्थ ये होगा। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना या फिर पढ़ा लिखा ना होना, है ना। अरे यार इनको क्यों दिखा रहे हो, अरे इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है। तो तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो परंतु उसके लिए ये पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। अरे ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है ना। अब तुम्हारी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे आगे तो काला अक्षर भैंस बराबर है, कहते नहीं है ना। क्या बोलते हैं, अरे जमींदार साहब, अरे यार क्या बात कर रहे हो, है ना, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना। आपने दिए होंगे तो सही दिए होंगे, ऐसा होता है ना। तो पहले बेईमानी लोग किया कर लिया करते थे, है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर नहीं रहना है भैया। साक्षरता यानी कि इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, कम से कम, है ना। अपने हस्ताक्षर तो कर लो, है ना, काउंटिंग तो आनी चाहिए, है ना, किसी हिसाब किताब में गड़बड़ तो ना हो, कम से कम ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर ये हमारे पास, है ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं आज के सभ्य समाज में। तो हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, वरना कोई भी हमारे को जो है, हमारे सिंपल सी बात है, हमारे लिए हमारा अहित कर सकता है। तो पढ़ना कितना जरूरी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब हंगामा करना या फिर बहुत शोर करना, अत्यधिक ऊधम मचाना या फिर बहुत अधिक जिद करना। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे, आपने देखा होगा, है ना। जब हम नानी के यहाँ जाते हैं, जब हम अपनी दादी के यहाँ जाते हैं तो दादी परेशान हो जाती हैं, कहते हैं हो इन बच्चों ने तो तंग कर दिया है, अरे भैया इन्होंने तो आसमान सर पे उठा लिया है। अब आसमान सर पे उठाने का मतलब ये नहीं कि ये जो नीला आसमान है ये बच्चे सर पे उठा ले, है ना, या फिर कोई सर पे उठा ले। भाई इसका मतलब ये है कि ऊधम करना, अत्यधिक ऊधम मचाना, परेशान हो जाना, है ना, सामने वाला उनके ऊधम से परेशान हो जाए। तो मेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लेता है ना। या फिर, है ना, दादी ने इतना डांटा और कहा कि भैया बच्चों ने तो आसमान सर पे उठा लिया। इसका मतलब ये है कि भैया, है ना, कि अत्यधिक ऊधम मचाना या कि जिद करना, किसी चीज की लौट जाना कि नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए, है ना, हंगामा करना, बहुत शोर मचाना, है ना। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो जाहिर सी बात है मैं भैया आसमान सर पे उठा लेता हूं, मुझसे किसी की सुनी नहीं जाती, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से, तो बच्चे ने पसंद का खिलौना ना मिलने पर आसमान सर पे उठा लिया। अक्सर बच्चे मचल जाया करते हैं, चलते नहीं कि भाई मैं तो लाल वाला लूंगा और मैं तो ये नहीं, मैं तो वही लूंगा जो मैंने देखा था पहले, है ना। तो बच्चे बाल हट जिसको बोलते हो, तो ये बच्चे जो हैं बड़े सर पे उठा लेते हैं आसमान को। तो भाई प्रिया के जन्मदिन पर उसकी माता ने केक नहीं मंगाया तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अरे भैया प्रिया का बर्थडे था और प्रिया चाहती थी कि भाई उसके बर्थडे पर उनका मनपसंद केक काटा जाए और भैया घर वालों ने केक नहीं ला के दिया। तो क्या किया, रो रो के बुरा हाल कर दिया, आसमान शोर मचा दिया, हो हल्ला कर दिया और भाई आसमान सर पे उठा लिया। या फिर पवन को शर्मा जी ने चाय समय पे नहीं दी इसलिए उसने आसमान सर पे उठा लिया। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में जो है अपनी वाक्पटुता को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सामने वाले की नजर में हम जो है ना, बहुत अच्छा दिख सकते हैं, सामने वाला हमको सुन सकता है। तो इन मुहावरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और खरी खोटी सुनाना। अक्सर ये जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रहा हूं, ये अक्सर आप किसी न किसी मुंह से, चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हों, कोई भी व्यक्ति हो, और ये मुहावरा आप अक्सर उन लोगों के मुंह से सुना करते हो, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि आज इनकी हमें सही जानकारी हुई। तो खरी खोटी सुनने का मतलब क्या हुआ, भैया बहुत बुरा भला करना है, भला बुरा कहना। अरे मैंने ऐसी ऐसी सुनाई, ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई कि भैया उसका मुंह बंद हो गया। ऐसे प्रयोग करके देखो, जितना आप अपनी भाषा में इस्तेमाल करोगे, है ना, उतना आप जल्दी सीखोगे। क्लियर। ये प्रयोग केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी भाषा में इस्तेमाल कर लो उसको, है ना, कि भाई उसने काम बिगाड़ दिया और मैं भी एकदम से ताव में आया, मैंने भी ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी सुनाने का मतलब है बुरा भला कहा, ठीक है। तो पुस्तक खो जाने के कारण अजय ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। बताओ, एग्जाम सर पे है और वो पुस्तक जो है मुझसे खो गई, तो अजय ने मुझसे, है ना, इस लैंग्वेज में बात करी, है ना, उसने मुझे बड़ा खरी खोटी सुनाया।
तो मुझे क्यों खरी खोटी सुना रहे हो, मैंने आखिर किया क्या है। और छोटी छोटी गलतियों पर पवन हमेशा अपने घर वालों को खरी खोटी सुनाने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी लैंग्वेज में इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे तरीके से इन चीजों को, इन टॉपिक्स को है ना कवर कर पाओगे। और आगे लेके चलते हैं। अगला है खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है, बहुत परिश्रम करना या फिर कठिन मेहनत करना। तो इस मुहावरे के उदाहरण या वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। खून पसीना एक करके राम ने 10वीं की परीक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है। और खून पसीना एक करके, खून पसीना एक करके किसान अपने खेतों में अनाज और अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। किसान हमारा अन्नदाता होता है। किसान अगर उगाएगा नहीं तो भैया हम खाएंगे क्या। क्लियर है। तो क्या करता है किसान, भैया खून पसीना लगाता है। खून पसीने की कमाई से वो क्या करता है, वो है ना, आपने देखा होगा है ना, खेतों में मेहनत होती है। आज की डेट में मशीनें आ गई हैं, लेकिन आप सोचो हल, एक जमाने में हल से खेती हुआ करती थी, खेत जोते जाते थे है ना, बीज बोने का काम हुआ करता था, कटाई होती थी, नराई होती थी, बहुत समय लगता था। क्लियर है। आजकल तो मशीनें कर रही हैं सारा काम। तो कहने का मतलब है खून पसीने का मतलब होता है कि मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, है ना, बहुत मेहनती होना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी बहुत पुरानी बात दोहराना, पुरानी बातें याद करना। अक्सर आपने देखा होगा किसी के साथ आप वार्तालाप करोगे तो वो क्या है, जब 19 अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है। इस तरीके से क्या है, 2025 में एक व्यक्ति 2010 की या 2005 की, 2008 की बात लेकर बैठ गया है ना। आप सोचो 20 साल आगे की है ना जर्नी और 20 साल पहले की बात लेके बैठ गया। इसी को कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना। कहते नहीं परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो व्यक्ति पुरानी बातों को लेकर बैठता है, जिंदगी में उसका विकास कभी नहीं होता है। क्लियर। तो बहुत पुरानी बात को नहीं दोहराना चाहिए, जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है। हमें करंट की बात करना चाहिए, हमें अपने डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, हमें आगे की बात करना चाहिए, है ना। तो बहुत पुरानी बात को दोहराना यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो यदि चारों भाई आपस में प्यार से रहना चाहते हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। भाई घर घर में द्वंद्व युद्ध होता है ही नहीं होता, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही खटकते हैं। लेकिन अगर चारों को एक साथ बैठना है, एकता बनाकर रखनी है, तो गड़े मुर्दों को है ना उखाड़ना बंद करना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि पुरानी बातों को, पुराने जमाने में जब लोगों को बात समझ नहीं होती थी, ठीक है, जाहिर सी बात है पुरानी आज से अगर आप आगे 20-25 साल के हो तो आप 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12-15 साल के अंदर कहाँ इतनी समझ होती है। ठीक है। तो अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो पुरानी बातों को भूलकर है ना अपने विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं ना यूनिटी में जान होती है। तो इसीलिए चार भाई अलग अलग रहेंगे तो सिंपल सी बात है ना, कोई नहीं किसी को पूछेगा, तो हर कोई व्यक्ति जो है आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। लेकिन जब चारों भाई एक होंगे तो जाहिर सी बात है एकता में बल होता है। क्लियर। और आपस में प्यार बढ़े और आपस में सौहार्द बढ़े, आपस में तरक्की करें, है ना, प्रोग्रेस करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। आगे जो बात पहले हो गई सो हो गई। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, जो हो गया सो हो गया। अब दोबारा थोड़ी ना वो चीज ला सकते हो आप, हो गया सो हो गया, है ना। जो काम बिगड़ने के बाद जाहिर सी बात है उसे आप सही नहीं कर सकते। अब बिगड़ गया उसी को लेके बैठे रहो तो जाहिर सी बात है जिंदगी में आप तरक्की नहीं कर सकते। आगे है गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, काम नष्ट करना। ओहो, सब गुड़ गोबर कर दिया, हे भगवान, अरे भैया इसने तो सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब किसी तरह से पेड़ बड़ा हुआ पर इस आंधी ने आकर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। बताओ, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, खाद दी, पानी दी, है ना, इतना केयरिंग करे और अचानक से आंधी आई, भैया पेड़ गिर गया, सब गुड़ गोबर, इतनी मेहनत बेकार में। एक मक्खी आकर खीर में गिर गई और जिसने सारी खीर बेकार कर दी और प्रिया की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई या फिर गुड़ गोबर। इस प्रकार से हम लोग इन मुहावरों का प्रयोग करके, है ना, इन मुहावरों को आसानी के साथ, है ना, अपनी भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घाट घाट का पानी पीना, अब इसका अर्थ क्या है, अनेक प्रकार का अनुभव या फिर देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। ओहो, हमको पागल बना रहे हो, हमको उल्लू बना रहे हो, हमने घाट घाट का पानी पिया है ना। बोलते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, है ना, इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीजों को मैं लेकर आया हूं। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। तो हमने जितने भी पुराने लोग हैं, आपने अक्सर,
है ना, उनकी बातों में इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, वो अपनी चीज़ों में इसको सम्मिलित करते हैं। यानी कि वो बहुत घुमक्कड़ है, उसके जरूर ही घाट घाट का पानी पिया होगा, और घाट घाट का पानी पी कर ये तो जान ही गया हूं कि भैया कौन अपना है कौन पराया है। आपने कभी देखा होगा, बात करते हो तो कोई रिश्तेदार के मुंह से सुना होगा, है ना, कि भैया हमने घाट घाट का पानी पिया है, हमको उल्लू ना बनाइए, हमको बेवकूफ़ समझा है क्या, हमको पता है कौन हमारा अपना है कौन हमारा पराया है ना, कौन हमारे सुख दुख का साथी है, और भैया कौन हमें मझधार में छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, तो हम घाट घाट का पिए पानी बैठे हैं लल्लू, ऐसे सुना है ना, अक्सर लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, है ना, अपनी शैली को बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर पर लेकर जाते हैं। ठीक है, आगे, चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना है, धोखा देना है, किसी को ठगना। ओहो, आज तो चूना लगा दिया, ओहो इतने का चूना लगा दिया, अक्सर दुकानदारों के मुंह से सुना होगा आपने ये, है ना, यार आज तो चपत लग गई, चूना लग गया, है ना। अब चूना मतलब नुकसान होना होता है, चूना का मतलब कहीं वो नहीं होता पान वाला चूना, ना ना ना, स्वयं को फायदे के लिए हमें किसी अन्य को चूना नहीं लगाना चाहिए। यानी कि आपको अगर फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं किसी आपको किसी का नुकसान पहुंचा दो, तो उसी को कहते हैं चूना लगाना। ठीक है, ईमानदारी का सारा काम करो, और किसी को चूना लगाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगला है गधे को बाप बनाना। अब आपने ये बहुत दिन, अरे हो, अरे भैया काम के लिए तो वो गधे को भी बाप बना लेता है, अरे वो बहुत तेज आदमी है भैया, कुसुम जो है ना बहुत तेज है ना यार, या फिर आप कह सकते हो यार राजीव जो है ना बहुत तेज आदमी है भैया, अपने वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लेता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, काम निकालने के लिए मूर्ख को भी बड़ा बताना, वह उससे खुशामद जो है करना, या कार्य सिद्ध करने के लिए मूर्ख की बड़ाई करना। यानी इस मुहावरे का उदाहरण और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो गणेश गधे को बाप बनाना अच्छी तरीके से जानता है, यानी कि उसे पता है कि भैया किस व्यक्ति के साथ कैसे बात किया जाए, यानी कि अपना काम निकालने के लिए, है ना, उसको जिस व्यक्ति को कोई पूछता नहीं तो उसको भी बड़ा बनाना पड़ता है, उसी को कहते हैं गधे को बाप बनाना। ठीक है, तो इस मुहावरे का क्या है, डूबते को तिनके का सहारा, संकट में छोटी सी सहायता मिलना, इसी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। या फिर कठिनाई के समय तुच्छ से तुच्छ सहायता भी बहुत अधिक होती है। अब तिनके का मतलब ही नहीं कोई डूब रहा है और आप कहो जी गुरु जी ने बोला था तिनका फेंक दो, डूबते को तिनके का सहारा, ये तिनका पकड़ के आ जाएगा, अरे भैया डुबा दोगे। ठीक है, ऐसा मत करना। डूबते को तिनके का सहारा का मतलब होता है कि भैया संकट में छोटी भी सहायता, है ना, छोटी सी सहायता मिल जाना बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो घने जंगल में अंधेरी रात टिमटिमाती रोशनी देखकर उसे डूबते को तिनके का सहारा जैसा एहसास हुआ, और अगर वह लड़का नहीं आता तो मैं मर ही जाता था, और सच कहा है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बचा लेता है। अगला है भाई थाली का बैंगन। कह थाली का बैंगन का मतलब होता है अपना पक्ष बदलते रहना, है ना, कभी इधर इस पार्टी में एक्स पार्टी में, कभी वाई पार्टी में, कभी एक्स पार्टी में कभी वाई पार्टी में, इसी को बोलते हैं थाली का बैंगन। अरे यार ये तो थाली का बैंगन है, इसकी भी कोई बात है ना, अस्थिर विचार वाला, जिसकी कोई अपनी, है ना, सोच नहीं हो, आइडियोलॉजी ना हो, वो वक्त आने पर अपने फायदे के लिए इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वो क्या है, थाली का बैंगन, उसी को बोलते हैं थाली। तो रमेश तो क्या है, थाली का बैंगन है, जिधर फायदा देखता है उधर ही लुढ़क जाता है ना। और आज देखो सरकार बनी तो भैया जो थाली के बैंगन होंगे उनको आभास हो गया होगा कि भैया पार्टी बदल लो, क्योंकि सत्ता बदलने वाली है। क्यों, क्योंकि जिधर सत्ता होती है भैया फायदा उसी में है, तो चल लो जी दूसरी पार्टी में, है ना। अब ऐसे लोग थाली में रखे बैंगन की तरह होते हैं जो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, यानी अपना पक्ष बदलते रहते हैं, यानी कि इनकी कोई, है ना, सोच नहीं होती, इनका अपना कोई स्थिर जो है, जो कहते नहीं कि भाई आप किस स्वभाव के हो यार, आपकी सोच क्या है ना, या फिर आपका पक्ष क्या है, तो बिना पक्ष के इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन करते रहते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं, अकल चढ़ने जाना यानी बुद्धिमत्ता गायब हो जाना। यार तुमने 60 साल के बूढ़े से 18 साल की बेटी का विवाह करा दिया, तुम्हारी अकल चढ़ने गई थी, है ना, है तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ऐसे। अड़ियल टट्टू यानी कि जिद्दी होना। यार ये जो है ना, इनका लड़का यार अड़ियल टट्टू की तरह काम कर रहा है। यार आज के युग में अड़ियल टट्टू पीछे रहते हैं, यानी कि जिद्दी नहीं रहना चाहिए, जिद्दी नहीं बनना चाहिए। वक्त आने पर यानी कि समय की नजाकत को समझकर, है ना, हमें पोलाइटली भी, जहां पर जब हमारा जिस प्रकार से हमारा काम निकले, हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना आना चाहिए।
हमें अड़ियल टट्टू वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अड़ियल टट्टू हमेशा पीछे रहते हैं, जिद्दी नहीं होना चाहिए। अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे? तो अभिमन्यु की मृत्यु पर, अभिमन्यु की जब मौत हुई थी तो अर्जुन जो था ना, है ना, अर्जुन जो था उसने कौरवों पर अंगारे उगलने शुरू कर दिए, है ना। अंगारों पर पैर रखना मतलब स्वयं को खतरे में डालना, यानी व्यवस्था से के खिलाफ लड़ना अंगारों पर पैर रखने के समान है बाबू। क्लियर हो गया? चलो, तो अब मुहावरा हमारा कंप्लीट होता है, और मुहावरे के साथ साथ लोकोक्तियों को भी जानना अति आवश्यक होता है ना। अब आप कहोगे लोकोक्तियां क्या है ना। तो आइए जानते हैं। तो बचपन में बहुत सारे बुजुर्गों और या फिर ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि भैया जो अपनी बात को थोड़ा अलग अंदाज से कहते हैं यार उनका अंदाज जो है निराला है, और इसीलिए जो है ना, उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो लोकोक्ति का प्रयोग अपनी बातों में किया करते थे, जैसे अंधों में काने राजा, गेहूं के साथ घुन पिसना इत्यादि। तो लोकोक्तियां हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है। अब इसकी परिभाषा समझ लो। तो भाई अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या होता है? लोकोक्ति होता है ना। और कहते नहीं कि भाई कहावत है, कहावत है, तो लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। तो कहावतें कहीं हुई बातों के समर्थन में होती हैं, जैसे महापुरुषों, कवियों, संतों के कहे हुए ऐसे कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं और जिसमें उनका भाव निहित होता है, तो ये लोकोक्तियां कहलाती हैं। और प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई घटना या कहानी छुपी हुई होती है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कह के गए, है ना, कहावत गए, तो आज भी हमारे घरों के अंदर वो चीज दोहराई जाती है कि यार ये कहावत। तो कहावतें जो है किसी घटना के आधार पर, किसी कहानी के आधार पर, किसी इंसिडेंट के आधार पर, है ना, बनाई गई, और वो कहावतें आज भी चलन में है, प्रचलन में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताओ। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, दोनों में अंतर कैसे बताएंगे? तो देखो, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता, और लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। मुहावरा क्या करता है? भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, और जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। स्थिरता बोले तो स्टेबिलिटी, ठीक है। मुहावरा छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है, इसके अंदर भाव निहित होते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में, है ना, कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं, सब कुछ कह दिया आपने, ठीक है। बट मुहावरा के सीन में ऐसा नहीं होता। मुहावरा क्या है? पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। आगे बढ़े तो लोकोक्ति की विशेषता क्या है? समाज का सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए, धार्मिक नैतिक उपदेश रूपी प्रवृत्ति, हास्य और मनोरंजन में प्रयोग है, सर्वव्यापी और सर्वग्राही है। लोकोक्ति के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से रहते हैं, समाज कोई भी हो, ठीक है। तो प्राचीन परंपरा से चलती आ रही है, यानी कि कहावतें बहुत पहले से चली आ रही हैं, है ना। जीवन के हर पहलू को ये स्पर्श करती हैं, अनुभव पर आधारित और जीवनोपयोगी बातों के बारे में सुझाव देती हैं, यानी कि अनुभव के आधार पर कही गई हैं कहावतें। क्लियर? किसी सच्ची घटना के आधार पर कही गई क्या? जीवन को उपयोगी बनाने में इन कहावतों का अपना एक विशेष महत्व है, और सरल और समाज शैली इसमें गहरी से गहरी बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में कह दिया जाता है, यानी कि बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे से कम, मतलब कहने का मतलब ये गागर में सागर भरने वाली बात। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो लोकोक्तियां और कहावतों की बात करें तो देखो, बांझ न जाने प्रसव पीड़ा। बांझ समझते हो आप, है ना। देखो, अर्थ पहले समझते हैं। तो पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है, इसका अर्थ ये है ना। और प्रयोग कैसे करेंगे? तो भाई, बाढ़ ही जब खेत को खाए तो भैया रखवाली कौन करे, ये दूसरी लोकोक्ति है। तो भैया पहले बांझ का जाने प्रसव पीड़ा, इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, एक माँ जो होती है वो शिशु को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। क्लियर है? उसको पता होता है दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, क्योंकि वो जो है उस तकलीफ से, उस दर्द से गुजरी हुई है ना। और बांझ ना जाने प्रसव पीड़ा, यानी कि जिसने किसी बच्चे को ही जन्म ना दिया हो, है ना, जो गर्भवती ही ना हुई हो, तो वो क्या जाने प्रसव पीड़ा क्या होती है, जिसमें कितना दर्द होता है। बताओ कितनी कठिन परिस्थितियों में, है ना, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो हमें ऋणी रहना चाहिए, हमें अपनी माँ का
कहते नहीं माँ का कर्ज, सारी जिंदगी हम कुछ भी करें, कितने बड़े आदमी बन जाए, कितना ही पैसा धन दौलत शोहरत आ जाए, लेकिन माँ का कर्ज हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। ठीक है, इसलिए अपनी माँ को प्रणाम करो, दंडवत हो उनको, है ना, कोटि कोटि नमन करो कि भाई जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है, हम इस दुनिया में आए, है ना। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, मतलब रक्षक का भक्षक हो जाना, है ना। अगला है बाप भला ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। भैया आज की डेट में अगर बात करें तो भाई दुनिया के अंदर है ना, सारे रिश्ते नाते सब एक तरफ, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो भाई जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है, पैसे से हर चीज आज की डेट में खरीदी जा सकती है ना। क्लियर है। चलो, अर्थ क्या है भाई, धन ही सबसे बड़ा होता है, धन ही सबसे बड़ा होता है। क्लियर, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आगे बढ़ते हैं, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज, मशहूर कहावत है, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज, अरे छोटे का बड़े से बढ़ जाना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, बाप से बैर और पूत से सगाई। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज, इसका मतलब भाई देखो सीधी सी बात है, इसको आप अगर आप जनरल इसमें सीखो तो भाई बाप ने तो मेंढकी भी नहीं मारी और बेटा तीरंदाज बनने चला, है ना। तो इसका मतलब है छोटे का बड़े से बढ़ जाना। ठीक है, चलो, तो बाप से बैर पूत से सगाई, तो पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि भाई जिनमें रंजिश होती है ना। एक मुखिया, एक घर का मुखिया दूसरे घर के मुखिया को घास नहीं डालता, वो बोलता नहीं है, कट्टर दुश्मनी है, लेकिन वहीं उस व्यक्ति के पुत्र से उसका बड़ा संबंध है। कहते हैं ना किसी के घर अगर बिगाड़ना है तो भाई बच्चे को जो है ना अपने मुट्ठी में ले लो, अपनी बातों में ले लो, ठीक है, उसका घर अपने आप बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये कहावत उन लोगों के लिए है कि भैया बाप से बैर पूत से सगाई, यानी कि पिता से तो बोलते नहीं हो, पिता से तो भैया दुआ सलाम नहीं होती है और पुत्र पे प्यार उड़ाया जा रहा है, तो उसी को कहा गया है बाप से बैर और पूत से सगाई। 12 गांव का चौधरी और 80 गांव का राव और अपने काम ना आवे तो भैया ऐसी की तैसी में जाओ। ये बड़े बुजुर्ग कह गए भैया, 12 गांव का चौधरी होगा भैया चौधरी, 80 गांव का राव साहब पदवी है ना भाई, 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, और अगर अपने काम ना आए तो ऐसी की तैसी में जाओ। भाई मेरे किसी काम का नहीं, 12 गांव का चौधरी है वो, अरे चौधरी होगा तो होगा, अरे राव साहब होंगे तो होंगे, अरे अपने काम का नहीं होगा तो काहे का राव साहब, काहे का चौधरी, है ना। तो बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। एक लाइन में सब कुछ बयां कर दिया आपने, ठीक है, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आपने एक कहावत कह दी, सामने वाला सब कुछ समझ गया। ठीक है, तो 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। घूरा समझते हो क्या होता है ना, जहां पर आपने देखा होगा वेस्ट मटेरियल टाइप में जाता है घूरा, है ना, 12 वर्ष के बाद, यानी कि एक दिन ऐसा आता है उसका भी दिन फिरता है कि भाई उसको खाद के रूप में उसी खेत में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ठीक है, चलो, तो बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। आपने देखा होगा जब कड़ी जब पकती है, जब शुरुआत में जब हम कड़ी को बनाते हैं तो भैया उबाल तो उसी में आता है, शुरुआत के दौर में ही आता है, यानी कि जब वो बन रही होती है। बासी कड़ी में कभी उबाल नहीं आता, मतलब काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। बासी बच्चे ने कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, है ना। अक्सर कई सारे लोगों के घरों के अंदर ये चलन होता है कि वो उतना ही खाना बनाते हैं जितना वो खा लेते हैं। क्लियर है, वो उनके घर में कोई भी ना तो सब्जी वेस्ट जाती है ना वो रोटी वेस्ट जाती है, पूछ भी लिया करते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि भाई पूछ क्यों रहे हो, क्या गिन के रोटी बना रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका सही पहलू देखोगे तो भाई जितनी खाने वाले हैं उतना ही बनाएं, वेस्ट करके क्या करेंगे, है ना। क्योंकि वेस्ट आइटम क्या होता है भैया, कुत्ते को डाल दिया जाता है, गाय को डाल दिया जाता है, तो ना बासी बचे ना कुत्ता खाए, ना एक्स्ट्रा बनाया है जो फिकेगा। ठीक है, तो बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, इसी को कहते हैं बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप। चलो, तो बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बिच्छू का मंत्र न जाने और भैया सांप के बिल में हाथ डालने चल दिया। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, मशहूर कहावत अक्सर लोगों के घरों में
देखा होगा आपने। तो छोटा सा नवजात शिशु होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग है ना अपने सीने से लगाते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा माँ जो है ना, जब वो बच्चा रोता है ना, माँ उसे तभी भी दूध पिलाती है ना, बिना रोए उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। ठीक है, चलो, तो बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, इसका सही अर्थ ये है ना, इसी को कहते हैं। तो यत्न तो हमें करना पड़ेगा। क्लियर। तो बिल्ली और दूध की रखवाली है ना, तो भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। बिल्ली के सपने में चूहा, यानी जरूरतमंद को सपने में भी जरूरत की वस्तु दिखाई देती है, और बिल्ली गई चूहों की बन आई। ये भी एक मशहूर कहावत है, यानी कि डर खत्म होते ही मौज मनाना। तो बिल्ली गई चूहों की बन आई। आगे बढ़ते हैं। तो भाई, बीमार की रात पहाड़ बराबर, खराब समय बड़ी मुश्किल से कटता है। और अक्सर जो है ये कहावत किस पर है ना, हॉस्पिटल में भर्ती उस मरीज के ऊपर एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। तो बीमार की रात पहाड़ बराबर होती है। वो मरीज दिन गिनता रहता है, घंटे गिनता रहता है, कब मैं आईसीयू से बाहर निकलूं, कब मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाऊं, और कब मैं जनरल वार्ड से हटकर मैं कहाँ जाऊं, अपने घर में जाऊं, सुकून की जिंदगी जाऊं, है ना। एक एक पल जो है उसे है ना एक एक साल के बराबर लगता है। तो खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है। ठीक है, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि वह के हिसाब से ही काम करना। भाई, बुढ़ापे में मिट्टी खराब, यानी बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना। कहते हैं यार इसने तो बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर ली अपनी, है ना, यानी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था और भाई बुढ़ापे में आकर जो है इसकी इमेज पर बट्टा लग गया। तो बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा, यानी प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी गंदी लिखावट, ये बेटा आप पे लागू होती है, ये आप लोगों पे लागू होती है। ठीक है, तो ऐसा मत लिखना जो एग्जामिनर ऐसे और ऐसे कर दे, है ना, ऐसे और ऐसे कर दे। ऐसे का मतलब क्या है, कट कर दे, यानी कुछ समझ में नहीं आए, है ना। लिखे ईसा पढ़े मूसा, तो पढ़ने में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, इसका मतलब है राइटिंग अच्छी ना होना, गंदी लिखावट को कहते हैं। तो आप एटलीस्ट अच्छी लिखावट, है ना, लिखने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो, ये तभी होगा, लिखने से ही होगा, है ना, क्योंकि लिखावट के भी अंक मिलते हैं। एग्जामिनर खुश होकर अंक देता है, पता है आपको। चलो, अंडा का सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर, यानी जब कोई छोटा बड़े को उपदेश देता है, ठीक है, तब ये कहावत उस पर बैठती है। ठीक है, जब कोई छोटा बड़े को उपदेश देता है, शिक्षा देता है ना, तब कहते हैं अंडा सिखावे बच्चे को कि भैया चींची मत कर। उदाहरण कैसे, तो मोहन का छोटा भाई मोहन के द्वारा प्रश्न गलत हल करने पर उसका छोटा भाई उसे सिखाने लगता है। तो मोहन उससे कहता है अंडा सिखाए बच्चे को कि चींची मत कर, है ना। बड़े भाई का ईगो हर्ट हो गया भाई, है ना, यार मैंने प्रश्न गलत कर दिया, मेरा छोटा भाई मुझे बता रहा है ना। वहां पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। अंत भले का भला, तो इसका मतलब है जो भले काम करता है अंत में उसे सुख मिलता है। यानी रामलाल ने अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर क्या किया, बड़ा किया। अब वृद्ध अवस्था में उसकी पुत्री ने उसकी देखभाल की, इसे कहते हैं अंत भले का भला। आगे बढ़े, चलो। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, बहुत मशहूर कहावत है, हम जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं। तो जहां मालिक मूर्ख होता है वहां गुड़ का आदर नहीं होता। ठीक है, तो उदाहरण कैसे, तो एक कंपनी का मालिक मूर्ख था और वहां के कर्मचारी बड़े गुणवान थे, लेकिन फिर भी उनके गुणों का आदर नहीं होता था, और इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है, अंधों में काने राजा आप सभी ने अभी देखा। तो मूर्खों या ज्ञानियों में अल्पज्ञ लोगों की बहुत क्या होती है, इज्जत होती है, आदर सम्मान होता है। ठीक है, तो टेस्ट नहीं, जहां सभी के 0 नंबर आए वहां राम 2 नंबर से प्रथम आ गया, इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। सबके तो 0-0 आए, एक बच्चे के, एक बंदे के कितने आ गए, एक बच्चे के 2 आ गए, टेस्ट हुआ था, अब 2 नंबर ही आए हैं, लेकिन वो क्या है, अंधों में काना राजा। ठीक है, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कोई काम नियम कायदे से ना करना, यानी अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। कहते हैं भैया अपनी पगड़ी अपने हाथ, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि, है ना, किसी की इज्जत पे बट्टा लगे। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ में है बाबूजी, कहते नहीं कहते, हाँ। 80 की आमद और 84 खर्च, आपने देखा होगा, है ना। एक और कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आमदनी से ज्यादा खर्च, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ठीक है, अंत भला तो सब भला,
यानी परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। कहते नहीं यार, अंत भला तो सब भला। चाहे जो भी चीजें हो, उतार चढ़ाव आए, लेकिन परिणाम अगर अच्छा आए तो भैया सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। अपना रख पराया चख, बहुत सारे लोगों की आदत रहती है। अपना तो सेफ रखते हैं, छुपा के रखते हैं, डुका के रखते हैं, और दूसरों की नजर होती है, अच्छा ये खा रहा है, अच्छा ये पास है, जबकि उसके पास खाने की चीज है, यानी कि उपयोग करने की वस्तु है, लेकिन उसको बचा कर रखा है, छुपा के रखा है। तो अपना रख पराया चख, तो लोगों की ये आदत होती है। अक्सर ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग। तो अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। देखो जी, आज के डेट में मैं बता दूं, है ना, बड़े बूढ़ों का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको अगर कोई, है ना, चीज यानी कुछ ही एक्सपीरियंस बंदे से कोई ज्ञान लेना है तो अपने बुजुर्ग के पास जाओ, अपने दादा के पास जाओ, दादी के पास जाओ, अपने नाना के पास जाओ, नानी के पास जाओ, यानी कि, है ना, ओल्ड एज पर्सन जो है, जिसने जो है सावन के बसंत देखे होंगे, जिसने इतनी उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, तो आपने अच्छी मति जो चाहो तो बूढ़े पूछन जाओ, यानी बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब की अब और जब की जब के साथ। इसका मतलब क्या है? तो सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। इसका मतलब क्या है कि भाई पूर्ण स्वतंत्र होना। भाई हम तो अपने मन के राजा हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद जागते हैं, हमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के नौकर थोड़ी है, हम तो भैया कौन है, मालिक हैं। अपने हिसाब से शटर उठाते हैं, अपने हिसाब से शटर डालते हैं। तो अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं हम, बता रहे हैं हम। ठीक है, अपने अपने झोपड़े की बात करें तो अपने झोपड़े की खैर मनाओ, मतलब अपनी कुशल देखो, अपनी कुशल छेम पूछो। भैया अपने झोपड़े की खैर मनाओ। आगे बढ़े तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, या फिर फोड़ता। ये एक मशहूर कहावत है। और अकेला आदमी जो है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, उन्हें अन्य लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, है ना। इसको सबसे सटीक एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर देखो 11 खिलाड़ी होते हैं हर टीम के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अकेले टीम को जिता सकता हूं, सिंपल सी बात है, इम्पॉसिबल। सिंपल सी बात है। क्या होता है? ये टीम वर्क होता है, ये एक टीम वर्क होता है। विकेट कीपर अपना काम करता है, बॉलर अपना काम करता है, फील्डिंग में कोई बहुत अच्छी कैच अगर पकड़ ले तो मैच का रुख बदल जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये टीम वर्क होता है कि एक अकेले व्यक्ति से जीत, है ना, नहीं मिलती। आपने क्या देखा है? अकेले व्यक्ति से कभी जीत नहीं मिलती, टीम वर्क। तो हर कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअल अपना अपना काम करे तो एक टीम काम करती है, और टीम जब काम करती है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, बिल्कुल बुद्धि नहीं हो फिर भी वह धनवान हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस। ठीक है, तो भैया बुद्धि शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है, ये सभी को पता होता है ना। अकल हालांकि अगर देखा जाए तो ये इतनी सी है, और भैंस तो का आकार बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस बुद्धि के, छोटी सी बुद्धि के, है ना, इस्तेमाल से हजारों लाखों भैंसें भी खरीदी जा सकती है। तो अकल बड़ी की भैंस, है ना। चलो भाई, तो बच्चे कह रहे हैं भैंस। चलो, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल या अधबर गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास थोड़ा सा धन या ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन करता ही करता है ना। तो हमेशा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और जब तक हमें पूर्ण चीजों की जानकारी ना हो, हमें अपने ज्ञान का क्या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं, है ना, आपसे ज्यादा अगर बड़ा ज्ञानी कोई मिल गया, आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति को मिल गया, तो वही आपकी छीछा लेतर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, है ना, या बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी संतोषी और भाग्यवान को बैठे बिठाए बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु लोभी और अभागी को मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। आपने देखा हो, जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, है ना, जो व्यक्ति संतोषी स्वभाव के होते हैं, ठीक है, भाग्यवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, है ना, उनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति लोभी होते हैं, है ना, लालचवश होते हैं, है, उन्हें मांगने पर भी वो कुछ नहीं मिलता जो वो पाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो अपना घर दूर से सूझता है ना। आपने कहावत सुनी होगी,
तो अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता या फिर प्रियजन सबको याद रहते हैं। अपनी अक्ल और पराई दौलत सबको बड़ी मालूम होती है। आपने देखा होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा वो भी कहेगा कि भैया मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। तो अपनी अकल पर सबको भरोसा होता है, ठीक है, अपनी अकल, है ना, जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि भैया मैं बहुत बुद्धिमान हूं। और पराई दौलत सबको बड़ी मालूम होती है। आप अच्छा कमा रहे हो लेकिन आपको लगेगा नहीं यार वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है ना, ऐसा नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। तो मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है और दूसरे की संपत्ति उसे हमेशा ज्यादा लगती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। क्लियर? ऐसा ये मानवीय प्रवृत्ति है, मानव ऐसा ही सोचता है, ठीक है। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, यानी सब लोग अपनी अपनी धुन में मस्त होना, यानी सब अपनी अपनी डफली अपने अपने राग बजा रहे हैं, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है ना। चलो आगे बढ़े। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, आपने सुना है? ओहो अच्छा, कभी निकल के चौक की तरफ आ तो तुझे बताता हूं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो अपने घर या मोहल्ले आदि में सब लोग बहादुर बनते हैं, है ना। बात तो तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे के मोहल्ले में पहुंच जाए। अब बता तू, जब मैं उधर आया, जब मैं तेरी तरफ गया तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ऐसा होता है ना। चलो, अपनी फूटी न देखे दूसरे की फूली निहारे। और भैया अपना दोष न देखकर दूसरे के छोटे अवगुण पर ध्यान देना, है ना, यानी कि अपने अंदर जो दोष है वो तो किसी को दिखाई नहीं देते, दूसरे का छोटी सी गलती तुरंत पकड़ लेना, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में दिया जलाते हैं। इसका मतलब है पहले स्वार्थ पूरा करके तब परमार्थ या परोपकार किया जाता है। तो अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं कहता, अपने दही को कोई खट्टा कहता है ना। अपने पास कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति, है ना, उसको बुरा नहीं कहेगा, सब कहेंगे जी मेरी वस्तु है, मेरी चीज है, मेरी, है ना। तो सब उसको अच्छा ही समझते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता, अपने किए बिना काम नहीं होता, ठीक है। जब आप करोगे भैया तभी होगा, है ना, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहो। आगे बढ़ते हैं। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो नाम और गुण में विरोध होना या फिर गुणहीन को बहुत गुणी कहना, इसी को कहते हैं आंख के अंधे और नाम नयन सुख, है ना। नाम और गुण यानी कि उनके गुण और उनके नाम से मैच नहीं खाते, ठीक है। अब आंखों के आगे पलकों की बुराई, यानी किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, इसी को कहते हैं आंखों के आगे और क्या, पलकों की बुराई। आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, अपने कुटुंबियों को खिलाना पिलाना नहीं खलता या फिर काम की चीज महंगी नहीं जान पड़ती। आंसू एक नहीं और कलेजा टूक टूक, दिखावटी रोना, है ना, हाय दैया ये हो गया, हाय ये हो गया, दहाड़े मार मार के एक व्यक्ति रो रहा है और आंख से एक आंसू नहीं टपक रहा है ना। तो आंसू एक नहीं और कलेजा टूक टूक, मतलब बनावटी रो रहा है, सबको पता है, दिखावटी रो रहा है, ठीक है। आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ, बड़ी मशहूर कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है, यानी कि वो विपत्ति या बीमारी जो आजीवन बनी रहे। अक्सर आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि भैया ये बीमारी तो अब तो हमारी जान के साथ ही जाएगी। तो आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ। जनाजे के साथ मतलब क्या है, जब व्यक्ति के प्राण पखेरु होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो है पंच तत्व में विलीन होता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, है ना। जब कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाता है तब इन मुहावरों का इस्तेमाल करता है कि अब तो ये जान के साथ ही जाएगी। आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात, यानी पैसे हुए तो अच्छा खाएंगे, नहीं तो रूखा सूखा ही सही, है ना। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना, जब उनकी सैलरी आती है, जब उनकी जेब गर्म होती है तो क्या कहते हैं, चलो जी हल्दीराम, चलो जी अग्रवाल, चलो जी उस मॉल में, फलाने मॉल में, ये करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। और क्या होता है, महीने के आखिर में क्या होता है, यार 500 रुपये देना, यार 500 रुपये देना, 100 रुपये देना, 1 तारीख को दे दूंगा, 500 रुपये देना, 1 तारीख को दे दूंगा, है ना। अरे अगर शुरुआत से ही खर्चा सही से किया होता तो किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर पैसे होंगे तो अच्छा अच्छा खाएंगे, नहीं तो भैया सूखी रूखी खाएंगे।
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग जाना। आ बैल मुझे मार, ये मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी काम में दोहरा लाभ होना। ठीक है, आम के आम गुठलियों में दाम। अब फटाफट से करते हैं। आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से क्या काम। भैया आम खाओ, पेड़ काहे गिनते हो, सुना है ना। हाँ, जब कोई मतलब का काम न करके फिजूल बातें करता है तब इस कहावत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो भाई, आया है जो आएगा और राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अमीर गरीब सभी को मरना है ना, अमीर गरीब सभी को मरना है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को इस संसार से विदा होना ही है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, है ना, कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। तो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। ठीक है, आस पराई जो तने जीवित ही मर जाए। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो जीविका जीवित रहते हुए भी मरा हुआ होता है। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, तो आस पास बरसे और दिल्ली पड़ी तरसे, जिसे जरूरत हो उसे न मिलकर किसी चीज का दूसरे को मिल जाना, इसी को कहते हैं आस पास बरसे और दिल्ली पड़े तरसे। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को डांटने, फटकारने या फिर दोषी ठहराने पर उक्ति कथन ये इस्तेमाल किया जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर खुद का चोरी खुद कर रही है और दूसरों को डांट रहा है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका नाम लो तो बहुत हो पर गुण कम हो। अरे भैया इतने गांव के चौधरी थे, अरे भैया चौधरी थे, भैया चौधरी का बड़ा नाम था। अब कई बार चौधरी के घर जाना हुआ तो भैया पानी की भी ना पूछी तो क्या हुआ, अरे ऊंचे दुकान फीके फीके पकवान, बहुत नाम सुना था। अरे काहे के ऐसा नाम, वो तो ये 2 पैसे के आदमी नहीं। ऐसा अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा सुन लिया, ऊंट घोड़े बह जाए और गधा कहे कितना पानी। ठीक है, तो जब किसी काम को शक्तिशाली लोग ना कर सकें और कोई कमजोर आदमी उसे करना चाहे तब ऐसा कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक अंडा और वो भी गंदा, यानी एक ही पुत्र है और वो भी निकम्मा। एक आंख से रोना और एक आंख से हंसना, यानी कि हर्ष कहते हैं खुशी को और विषाद कहते हैं दुख को। तो एक साथ होना, यानी कि खुशी और गम दोनों एक साथ खबर मिल जाना। तो एक आंख से रोना और एक आंख से हंसना, तो यानी कि खुशी भी है और गम भी है। चलो, एक और एक 11 होते हैं, मेल मेल में बड़ी शक्ति होती है। एक जिंदगी 1000 नियामत है, जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। एक तवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी, यानी एक परिवार के मनुष्यों में या एक पदार्थ के कई भागों में बहुत कम अंतर होता है। एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, करेला कड़वा होता है, ऊपर से नीम चढ़ा। तो मतलब कटु या कटुल स्वभाव वाले मनुष्य को संगति में पड़कर और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, है ना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, अरे भैया एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अरे उनके क्या कहने, एक न शुद्ध दो शुद्ध, तो एक विपत्ति तो है ही, दूसरी ओर से एक पंथ दो काज, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। व्यक्ति बुरे चरित्र वाला होता है तो सारा घर या समूह बुरा या बदनाम हो जाता है। यदि किसी का घर या समूह, है ना, एक व्यक्ति इस समूह में अगर गंदा निकल आए तो भैया पूरा घर जो है उसकी चपेट में आता है। उसी को कहते हैं एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावण घर दिया ना बाती, मशहूर कहावत है। तो भैया किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो जाने पर इसका लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा रावण जो है कितना बलवान था, कितना बलशाली था, है ना, और भाई उसकी मृत्यु को, है ना, के बाद उसका नाम लेने वाला कोई, उसका कुल का सर्वनाश हो गया, है ना। तो कहते हैं कि लखपूत 1.25 लख नाती, ताग रावण घर दिया ना बाती। जो सुख छज्जू के चौबारे में, सोना बलक बुखारे में, यानी जो सुख अपने घर में मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो आज हमने क्या किया, आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को देखा। ठीक है, तो आप भी इन मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रैक्टिस कर अपने शब्दों में वाक्पटुता ला सकते हो, वो उन चीजों को अच्छा बना सकते हो, है ना। लोग आपको सुने, आप ज्यादा से ज्यादा इन मुहावरों को इस्तेमाल करके, है ना, दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दो इजाजत और आप बने रहो डाउट नॉट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।